जी सर। आज की तारीख में भी, इसके पहले भी, द्वितीय विश्व युद्ध से पहले तो ब्रिटेन अपने आप को सबसे बड़ा साम्राज्य समझता था, और था भी। उससे तमाम देश लड़े, भारत भी लड़ा, तो वहां तक भी लड़ाई तो कुछ थोड़ी बहुत समझ में आती है। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जिस तरीके से वर्चस्व स्थापित किया अमेरिका ने, और उसको, और जहां तहां तो चुनौती मिली तो अलग की बात है, लेकिन वियतनाम से चुनौती, मतलब सीधा सीधा अगर हम तुलना करें तो शेर को चूहे ने चुनौती दी और चूहे ने उसको परास्त किया। अगर हम ऐसा देखें, वो नन्हा सा देश का वो नन्हा सा नेता, जिसको हम मान सकते हैं मार्क्स, एंगिल्स, लेनिन, माओ, इस सीरीज में अगर हम उठा करके देखें तो हो ची मिन्ह आते हैं, नन्हे से देश का नेता। हो ची मिन्ह की तरह सार्थक नाम उसका रखा गया था। हो ची मतलब ज्ञान, मिन्ह मतलब प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश। और उसने जो पूरे कम्युनिस्ट आंदोलन को भी दिया, कम्युनिस्ट फिलॉसफी को भी दिया, जो दर्शन उसने दिया कि पूंजीवाद क्या क्या अंतरराष्ट्रीयवाद उसके अंदर था, और कूट कूट के मार्क्सिज्म की उसने जो छोटी छोटी व्याख्याएं की। पूंजीवाद का अंतरराष्ट्रीय रूप है साम्राज्यवाद। वर्ग संघर्ष, वर्ग संघर्ष का अंतरराष्ट्रीय रूप है मुक्त संघर्ष। इससे बड़ी फिलॉसफी हमको तो नहीं लगता कि मार्क्स का अगर कोई विश्लेषण किया जाए तो इतना मजबूत विश्लेषण और वैचारिक कोई दे सकता है। ये बात कोई जमीन का आदमी ही दे सकता है, जो जमीन के अंदर घुस करके रहता है और वहां से बाहर करता है, वो कोई चूहा ही दे सकता है ऐसा बात। और आज जरूरत है पूरी दुनिया के पैमाने पर मार्क्स को बहुत, उनका हम सब लोग शुक्रगुजार हैं समाजवाद के उस दर्शन को उन्होंने उल्टा करके सीधा करके अपना खड़ा कर दिया। वैज्ञानिक दर्शन, उन्होंने वैज्ञानिक रूप से उसको उन्होंने विश्लेषित किया और उसको कार्य रूप दिया अपने लेनिन ने, एंगल्स ने, तमाम पूरी वो दुनिया के पैमाने पर उसका इन्होंने विस्तार विकास किया। लेकिन हो ची मिन्ह का जो उपयोग है, हो ची मिन्ह का जो योगदान है, वो हम समझते हैं कि इन सारे अपने नेताओं से, इन सारे सिद्धांतकारों से, इन सारे क्रांतिकारियों में सर्वोच्च शिखर पर पहुंचते हैं अपने हो ची मिन्ह साहब। हो ची मिन्ह वो आम आदमी की जिजीविषा को उन्होंने व्यक्त किया, उनकी जिजीविषा किया। और जाहिर सी बात है, जो उन्होंने कहा इतनी इतनी बहादुरी के साथ, हमको लगता है कि किसी ने भी स्वीकार नहीं किया कि हम तो उनके प्ले बॉय हैं, गांधी के प्ले बॉय हैं, गांधी के हम बच्चे हैं। जाहिर सी बात है, उसमें उनका वो पूरा का पूरा भाव उनका निहित था कि हम आम आदमी को लेकर के, आम आदमी के बल पर, गांधी भी जो है संघर्ष किए थे तो आम आदमी दिखाने के लिए था, उनके ऊपर भी छत्र छाया थी, तमाम लोगों को वो मिला करके चले, अपना लेके चले। लेकिन वो एक गरीब मुल्क का आदमी, गरीबों के साथ, छोटे से नन्हे से देश का आदमी, वो चूहों की फौज इकट्ठा किया और उसने शेर को पराजित किया। और आज की तारीख में भी हो ची मिन्ह जितने प्रेरणाप्रद हो सकते हैं, हो ची मिन्ह का जो पूरी पूरी कार्यशैली है, जो उनकी पूरी पूरी सोचने की क्षमता है, और किस तरीके से तमाम बहुसंख्यक, तमाम संस्कृतियों को, तमाम भाषाओं को, छोटे छोटे लोगों को हम एक साथ इकट्ठा करके समुच्चय उनका बना करके, और हम संघर्ष कर सकते हैं, हमला बोल सकते हैं, और शेर को भी उसकी माद में घुस करके उसके जबड़े को फाड़ करके हम उसको परास्त कर सकते हैं। यह जिजीविषा अगर कहीं से ली जा सकती है तो हमारी हो ची मिन्ह। 136 साल में की उनकी जयंती है, और 136 साल में हमने सही माने में, हमने अभी तक हो ची मिन्ह के उस चीज को हम आत्मसात नहीं कर पाए। और आप कह रहे कम्युनिस्टों की बात, ये लोग डरे हुए लोग हैं, ये लोग भयभीत लोग हैं, ये लोग आतंकित लोग हैं। एक राजनीति का सर्वमान्य सिद्धांत होता है कि हर आदमी अपनी किले में सुरक्षित रहना चाहता है। इनको लगता है कि हमारे किले में कहीं सेंध न लग जाए, इनके नेतृत्वकारी जो लोग हैं उनको लगता है हमारे किले में कहीं सेंध न लग जाए। ऐसा न हो कि कोई बाहर का आदमी करके हमारे अंदर घुस करके हो ची मिन्ह के तरीके से हमारा पूरा पर्दाफाश न कर दे, जो हम अंदर अपने तरीके का एक हम अपना मकड़जाल बनाए हुए हैं और कुंडली मारे हुए हैं, और ये जो कछुए के खोल में हम छिपे हुए हैं। और यही कारण है, जब आप खिड़कियां नहीं खोलिएगा, आप दरवाजे नहीं खोलिएगा, अंदर रोशनी नहीं प्रवेश होगी,
तो अंदर आपकी सिलन हो जाएगी, अंदर आपकी घुन लगेगा और अंदर ही अंदर आप साफ हो जाएंगे। आप अपने आप को आप महान समझते रहिए। हमारे यहाँ भी ऐसे ये बहुत सारे स्थान हैं कि लोग उसकी शुद्धता के नाम पे, जीन की शुद्धता के नाम पे बाहर के लोगों को आमंत्रित नहीं करते हैं, नहीं आने देते हैं, और परिणाम ये हो रहा है कि धीरे 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 वो सारे लोग खत्म हो जा रहे हैं। आज की तारीख में भी जो हमारे भारत में भी जो सबसे बड़ा संगठन माना जाता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसमें ये लोग एक जात विशेष या जीन्स विशेष के लोगों को ये लोग प्रमोट करते हैं कि वहां उसके वो शीर्ष स्थान पर वही लोग रहेंगे। फले हुआ कि वो लोग भी सिकुड़ रहे थे, लेकिन आज की तारीख में भी उसके भी इस जिन संगठनों का विस्तार हुआ है उसका कारण शायद केवल यही है कि उन लोगों ने अपने दरवाजे खोले हैं, अपनी खिड़कियां खोली हैं और खुले हवा में स्वच्छंद तरीके से विचरण करके सबको समेटा है। अब अंदर की नीति क्या है, रणनीति क्या है, तो अलग की बात है। वामपंथियों को भी, कम्युनिस्टों को भी यह जरूरी है कि वो अपने अंदर तो एकता बनाए ही, लेकिन उस खोल के अंदर और लोगों को भी समाहित करने का और लोगों तक अपनी रोशनी पहुंचाने का जो ताकत आपके पास है, वैचारिकी की ताकत है, जो आपके नेता लोग हैं, इनको और लोगों के बीच में पहुंचाने की जरूरत है। और एक व्यापक मोर्चा, मोर्चे के लिए ही अपने कम्युनिस्ट जाने जाते हैं और मोर्चे के लिए ही लेनिन भी जाने जाते थे, मोर्चे के लिए हो ची मिन्ह भी जाने जाते थे। और भारत में भी मोर्चे का अगर कोई मजबूत सबसे प्रबल प्रयोग किया है तो वो कम्युनिस्टों ने ही किया है, लेकिन आज की तारीख में वो उसमें नेतृत्वकारी भूमिका में नहीं आ पा रहे हैं। उसका केवल कारण यही है कि इन्होंने अपना खिड़की दरवाजा बंद कर लिया है और आस लगाए रहते हैं कि हमको कोई अपने यहां बुलाएगा। अरे आप अपने यहां बुलाइए, आप नेतृत्व कीजिए, आप पिलर बनिए, आप धुरी बनिए। और जाहिर सी बात है कि यही एक वैचारिकी है, समाजवादी ऐसी वैचारिकी है जिस चुंबकत्व के अंदर सारे के सारे लोग समाहित करके आप एक वैकल्पिक राजनीति, वैकल्पिक सामाजिक नीति, वैकल्पिक आर्थिक नीति आप बना सकते हैं और देश को आप विकास के रास्ते पे ले आ सकते हैं और दुनिया को भी आप रोशनी दिखा सकते हैं। जी बहुत बहुत आपका शुक्रिया। मैं आपकी जो चूहे वाली शिमली दी उससे भी सहमत नहीं हूं मैं, और आपने जो कम्युनिस्टों के ऊपर ऑफ हैंड जो आपने टिप्पणी की मैं उससे भी सहमत नहीं हूं, लेकिन वो आपका अपना विचार है और बहुजन समाज जो है वो तो स्वतंत्र विचारों का प्लेटफॉर्म है। हमारे यहाँ पर एडिटिंग जैसी कोई व्यवस्था नहीं है और इसलिए जो भी आपका विचार है उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। मुझे लगता है यह है कि जनरलाइज्ड रिमार्क्स जो हैं उससे थोड़ी तलखी बढ़ती है और हम लोगों का ये जो पूरा काम है, जो हमारा प्रयास है, वो प्रयास ये है कि हम ये जो प्रगतिशील जो लोग हैं उन सबका एक बहुजन संवाद, एक उन्हीं का मंच बने। और इसीलिए आपने देखा होगा कि सोशलिस्टों की तुलना में अगर देखा जाए तो कम्युनिस्ट ज्यादा जो है और कम्युनिस्ट बुद्धिजीवी वो ज्यादा आपको इस चैनल के ऊपर दिखलाई आपको पड़ेंगे। तो हमारी तरफ से तो ये एक तरीके से ये प्रयास बराबर रहता ही है और उस प्रयास को लगातार बहुजन संवाद बढ़ाता रहेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दीपक मलिक कुछ कहना चाह रहे हैं। दीपक मलिक कुछ कहना चाह रहे हैं। दीपक मलिक कुछ कहना चाह रहे हैं। बोलिए बोलिए बोलिए। दो छोटी बातें याद आ गई, छोटे वाकयात। एक तो नंबर 1 कि हमारे वामपंथी दलों के अंदर एक संयुक्त मोर्चा बनाने की जो एक नीति थी उसमें जॉर्जी दिमित्रोव बहुत ज्यादा याद किए जाते हैं। जॉर्जी दिमित्रोव ने एक लेफ्ट यूनिटी के नाम पे द्वितीय महायुद्ध के दौर में एक बहुत बड़ी एकता कायम की थी जिसको स्टालिन ने गड़बड़ कर दिया था, लेकिन उसको जॉर्जी दिमित्रोव ने फिर से रेस्टोर किया एक तौर से। लेकिन आज ये तीसरी दुनिया की जो लड़ाई है उसमें हम समझते हैं कि हो ची मिन्ह हमारे मॉडल हैं एक संयुक्त मोर्चा बनाने के लिए, जिसमें वो व्यापक पैमाने पे लोगों को लेते हैं। दूसरी एक छोटी सी घटना, चूंकि एक हमारी ये बातचीत हुई थी उन दिनों, शायद ये कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए दूसरी बात है, लेकिन मैं कह ही दे रहा हूँ। मैंने पूछा था कि चीन की क्या भूमिका है वियतनाम की लड़ाई के समर्थन की। तो जो वहाँ राजनयिक थे उन्होंने कहा कि हम इसको सीधे तौर पे तो नहीं बता सकते हैं, दांत दबा कर कहना पड़ेगा। जो ट्रेन्स आती थी गोला बारूद लेकर सोवियत यूनियन से,
वियतनाम की लड़ाई के समर्थन में उन ट्रेनों को लंबे लंबे दौर तक रोक दिया जाता था बीजिंग में और चीन के अंदर, जिससे कि वो मामला वहां पहुंच न पाए। तो बड़ी कोशिश हुई, लेकिन इसके बावजूद इस एसिमेट्रिकल वॉर में, इस गुरिल्ला वॉर में, इस व्यापक जनता के ऐक्य के वॉर में हो ची मिन्ह ने आखिर तक लड़ाई जीती। और आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई कि केवल वही नहीं, दक्षिण और उत्तर को इकट्ठा किया। ये बहुत बड़ी बात है। एक टुकड़े में बना हुआ देश जो था उसको इकट्ठा किया, ये भी बहुत बड़ी बात है। और इसके लिए कोई हमारे पास ग्रामर नहीं था, कोई शास्त्र बना हुआ नहीं था, ये शास्त्र नए नए बने। तो मैं समझता हूँ कि हो ची मिन्ह की जो संयुक्त मोर्चे की धारणा है, हो ची मिन्ह की जो देश को इकट्ठा करने की धारणा है, इन तमाम चीज़ों को हम सब लोगों को, जो हम लोग इस दुनिया के इस किनारे में रहते हैं, उनको देखना चाहिए, मजबूती से देखना चाहिए, ध्यान से देखना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि उससे हम कुछ ठीक ठाक बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोफेसर दीपक मलिक साहब। इसके साथ में क्रांतिकारिता भी रखना चाहिए। अगर आप संयुक्त मोर्चा भी बनाने और यूनिफिकेशन की बात भी करने लगे और क्रांतिकारिता का वो भाव नहीं है और दुनिया के सबसे ताकतवर से लड़ने की अगर आपके अंदर जज्बा अगर नहीं है, तो फिर मतलब हो ची मिन्ह को याद भी करने लायक नहीं है आप, ये एक तौर पर माना जाएगा, क्योंकि वो तो एक मिनिमम है उस तरीके की क्रांतिकारिता, उस तरीके की बहादुरी और उस तरीके का अपने साथियों को इतनी बड़ी पैमाने पर बलिदान मतलब सामने होता रहा ना, सब कुछ लाखों लोगों का मारा जाना जो है, शहीद होना, वो ये भी बतलाता है कि जो कुछ भी हासिल हुआ हो ची मिन्ह को, वो तब हासिल हुआ जब उन्होंने ऐसी क्रांतिकारी जनता तैयार की, वैचारिक, जिसने अपनी कुर्बानी दे दी और अपने देश की रक्षा की। तो वो भी एक मुझे लगता है कि एक ऐसा सबक है, जो लोग क्रांति की बात करते हैं लेकिन उसके लिए बलिदान और त्याग और कुर्बानी देने को तैयार नहीं है, तो उनको भी जरा हो ची मिन्ह के बारे में थोड़ा नाम लेने में थोड़ा सोचना चाहिए। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी बोलिए बोलिए बोलिए, आप बोलिए। मैं एक दो चीज आप ही की बातों में ऐड करना चाहता हूँ कि हो ची मिन्ह जो ये काम कर रहे थे और अपना जो स्वरूप उन्होंने खड़ा किया था, आप देखेंगे कि वो बहुत ही सामान्य जीवन जीते थे। टायर वाली चप्पल जो होती है वो पहना करते थे। और गांधी जी की अभी बातें चल रही थी, तो एक बहुत अपने पूरे लाइफ में एक ही बार वो बहुत गुस्सा हुए थे। एक छोटा सा प्रसंग था, उनके मंत्रिमंडल का एक मंत्री थे त्रात हुई ल्यू, उन्होंने एक बार फ्रांसीसी उपनिवेशवाद के खिलाफ एक माइक पर जोरदार भाषण दिया था, घृणा का संचार किया था। तो उन्होंने कहा था नहीं, हमको किसी के भी खिलाफ घृणा नहीं करनी है। और इस तरीका से वो अपना एक व्यक्तित्व विकसित किए थे और इस व्यक्तित्व को उन्होंने एक सांस्कृतिक लड़ाई में तब्दील कर दिया था। और सांस्कृतिक लड़ाई इस तरह की थी कि वियतनामी जनता को एकजुट किया जाना, वियतनाम की संस्कृति को बढ़ावा देना और इस पूरे सामाजिक सांस्कृतिक रूप से एकजुट करके उन्होंने उपभोक्तावादी संस्कृति को चुनौती दी थी। और दूसरा चीज की क्रांति को उन्होंने वियतनाम के रोजमर्रा का चीज बना दिया था। लोग घर में काम करते थे, महिलाएं खाना बनाती थी और उसके साथ साथ सुरंग खोदने का भी काम कर रही थी, वहां तक भोजन पहुंचाने का भी काम कर रही थी। तो क्रांति को रोजमर्रा का चीज में बदल दिया था। ये सब चीज उनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता थी, जिसने लोगों को उनके प्रति समर्पित बनाया। उनका ये त्याग पूरे वियतनामियों के त्याग को एकजुट किया और वो साम्राज्यवाद का मुकाबला करने का साहस वहां से मिलता है। यही मैं थोड़ा सा आपकी बातों में ऐड करना चाह रहा हूं। बहुत जरूरी था रोशन साहब, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु जो है वो किया, क्योंकि लीडर तो आप तभी हैं जब आप लोगों को खड़ा कर सकते हैं। मतलब देश का, अगर गांधी जी को सबसे बड़ा नेता या राष्ट्रपिता जो भी कुछ माना गया, वो इसलिए माना गया कि उनके चलते पूरा देश एजिटेट हुआ, खड़ा हुआ, कुर्बानी देने को तैयार हुआ। तो बड़े लीडर की तो यही निशानी है और इसी मामले में दुनिया के जो बड़े लीडरान हुए उसके अंदर हो ची मिन्ह का नाम जो है वो अजर अमर है। बहुत शुक्रिया आपके सबका जुड़ने के लिए। प्रोफेसर दीपक मलिक साहब, अनीश अंकुर साहब और रोशन प्रकाश साहब, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी, भोजन संवाद के जो हमारे क्या डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और प्रोग्राम एडिटर, उनका
क्योंकि उन्हीं की प्रेरणा से ये कार्यक्रम आज हुआ है। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।